हमारा एमआईएम से सपोर्ट और एमआईएम के दिल में मोहब्बत का वजह यही है, कहीं भी भारत के किसी कोने में भी किसी पर जुल्म हो, ये नहीं सिर्फ मुसलमान पर, किसी भी बिछड़े पर जुल्म हो, सबसे पहली आवाज़ जो हक़ की आवाज़ उठती है वो मजलिस की तरफ से उठती है, सदरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से उठती है। दोस्तों, हमारे साथ कारी साबित अजीम साहब है और हम लोकसभा चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में कारी साहब। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह हसनुल जज़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर आपका नज़रिया क्या है? 2024 की बात करें। नज़रिया से आपका मुराद क्या है? यानी इस बार जो है बिहार में किस तरह का वो माहौल देखने को मिल सकता है, सियासी माहौल और लोगों का रुझान, चूँकि कई पार्टी जो है सियासी पार्टी यहाँ पर अभी चर्चे में है। उससे मुताल्लिक़ अगर सीमांचल का जायज़ा लिया जाए तो एमआईएम की पकड़ ज़्यादा है, और ख़ास तौर से अगर हम देखें ज़िला किशनगंज, यहाँ तो अख्तरुल ईमान साहब एक डिमांड है सियासी शोर और हर मुद्दा पर आवाज़ उठाने का जो उनके नज़रिया है, दलितों पे, बिछड़ों पे, मुस्लिम अक़लियतों पर जो जुल्म सितम के पहाड़, यूँ कहिए कि एक भगवाधारी की तरफ से या सियासी तौर पर हुकूमत वक्त की तरफ से जो जुल्म होता है उसकी आवाज़ उठाने वाली एक ही आवाज़ और एक ही शख्सियत नज़र आती है, वो अख्तरुल ईमान साहब हैं। तो मेरी सोच तो यही है कि जब वो पटना की असम्बली में इस तरीके से धारते हैं तो उनको मौका दिया जाए कि भाई वो जाकर के दिल्ली में अक़लियतों की और सीमांचल बिछड़ों की आवाज़ उठाएँ। लेकिन इस वक्त महागठबंधन है और जिस तरह से महागठबंधन के जो बड़े लीडर हैं, अभी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, अखिलेश यादव से, फिर ममता बनर्जी से, यानी वो लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन लहर पैदा हो और उसमें जो है एमआईएम का एंट्री भी हो रहा है इस बार। क्या एमआईएम को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? ये सियासी पार्टी है और सबको अपना इख्तियार है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स डॉक्टर बन गया तो दूसरा डॉक्टर ना बने। आपका भी पेशा डॉक्टर से है, आपकी ये सोच नहीं होगी कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो दूसरा कोई ना बने हमारे समाज में। ये ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। और जिसको हम गठबंधन कहते हैं, गठबंधन नहीं, वो ठग बंधन है। शुरू से उन्होंने सिर्फ अक़लियत और मुसलमानों को ठगने का काम की है पार्टी। वो लाली जी हो या राबड़ी देवी हो या नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? सीमांचल को सिर्फ उन्होंने वोट बैंक समझ रखा है। ये हुकूमत वक्त की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें जिससे अक़लियत, मुस्लिम, बिछड़े लोग फ़ायदा उठाते हो। बहुत सारे जो है अक़लियतों के लिए तो काम चल रहा है, हुनर प्रोग्राम चला और कई जो है, फिर भी आप लोगों का लगातार ये इल्ज़ाम रहता है कि कुछ नहीं करते हैं। मसला ये है कि अब तक जब से आज़ादी भारत ने अपना सेहरा सर सजाया है, तब से अब तक वो भारत में हो या दीगर सूबे में हो, हुकूमतें उनकी रही है, उन्होंने ही हुकूमत की है, उनके ख़ानदानी सिलसिला है। लालू जी भी काफ़ी दिन तक रहे या नीतीश कुमार साहब हैं, काफ़ी दिन से हैं। इनसे कोई ज़ाती तनाव मेरा नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी अक़लियतों को, बिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को इन्हीं के वक्त में हुआ है। अभी रमज़ान में ले लीजिए, बिहार शरीफ का दंगा, कितने पाकीज़ा कुरान करीम को जलाया गया, कितनी किताबें जली उसमें आगजनी की वजह से। ये किसकी हुकूमत है? हुकूमतदां तो यही है। और क्या है, बस वो चंद लोगों को गिरफ़्तार करवा के मुसलमानों को लॉलीपॉप दे करके ख़ामोश कर दिया कि नहीं हम एक्शन में आ गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक खुले हुए दरवाजे से अंदर क्या गया, गुफ्ते दरवाजे से बाहर कर दिया। ये मेरा इल्ज़ाम है उन पर, हुकूमत वक्त। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीजेपी को हराने के लिए जो सभी राजनीतिक दल एक हो रहे हैं, लेकिन आप उसके तरफ नहीं जा रहे हैं और एमआईएम की बात करते हैं, फिर तो एमआईएम बीजेपी को रोक पाएगा? एमआईएम जैसी और उनके जो रहनुमा है वो भारत में जनाब सदरुद्दीन अवैसी साहब हों या बिहार में जनाब अख्तरुल ईमान साहब हों, ये कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी ना जाए। इनकी भी यही सोच है कि बीजेपी चली जाए।
लेकिन बड़ी बीजेपी को हटाने की वजह से हम छोटी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते। आपका मतलब है कि बीजेपी और ये जो महागठबंधन बना रहे हैं, महागठबंधन है, ये फ्रंट सेम है? हाँ, सेम है। अब बिहार में संसद की कितनी सीटें हैं? तकरीबन 40 सीटें हैं मेरे इल्म के मुताबिक। पिछले इलेक्शन में सिर्फ किशनगंज से एक सीट निकली बस, वो भी मुस्लिम अकलियत की वजह से। ये बाकी सीटें कहाँ गई? इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुसलमानों का जो वोट बैंक है वही महागठबंधन को मिलता है। हाँ, मुसलमानों को डराया जाता कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी का डर दिखा करके ये लोग अपने वोट जो है उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में लोग क्या करें, किस तरह का मुजाहरा करें? मैं तो लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी मुद्दे का आवाज़ उठाने वाले हों, वो गठबंधन हो या दूसरी कोई पार्टी हो, आपने हर बार हर किसी को मौका दिया है, लेकिन सीमांचल से अब तक कोई संसद मजलिस का नहीं गया है। और सबसे पहले ये लफ्ज़ सीमांचल को उजागर करने वाला, हर ज़बान पर चढ़ाने वाला, जबकि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी इस वक्त सीमांचल में आई भी नहीं थी। सबसे पहले दिल्ली में आवाज़ उठाने वाले वही शेर हिंद असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। तो मैं लोगों से यही प्रार्थना करूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि सबको मौका दिए हैं, एक बार शेर बिहार जनाब अख्तर ईमान साहब को भी मौका दिया जाए, क्योंकि ये सियासी ये है 5 साल का, ये समझिए कि किसी कुर्सी पर विराजमान होने का 5 साल की मुद्दत है। तो 5 साल इनको देखा जाए कि काम करते या नहीं करते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और लोगों को ये डराया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, बिल्ली के डर से चूहे अपने बिल छोड़ के नहीं भाग जाते हैं। अब बीजेपी का डर दिखा करके खुद बीजेपी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। और अभी देखिए वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वज़ीर आला हैं बिहार के, वो भी कहते हैं वो तो उन्हीं से मिले हुए हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपने न्यूज़ में देखा, उन्हीं से मिले हुए हैं। अरे भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? ज़रा अपने भी गिरेबान में झांक करके देखिएगा आप कहाँ से आए। तो नीतीश कुमार से ताल्लुक आपका क्या है कि वो बीजेपी से आए हैं, फिर जा सकते हैं बीजेपी? बिल्कुल, कभी भी पलटा मार सकते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। और ये ध्यान करिए कि हुकूमत बनाने से पहले भी उन्होंने वही चाल चला था, और फिर उनका वही नज़रिया है, लोगों को गुमराह करके वो बीजेपी। हम लगातार कहीं ना कहीं बिहार से जो है किशनगंज लोकसभा सीट चर्चे पर है और अख्तर ईमान साहब यहाँ पर फाइनल है। बहरहाल उनके किस्मत में जो भी लिखा है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। आप अररिया को किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि सीमांचल में आते हैं, अररिया लोकसभा सीट है, पूर्णिया है, कटिहार है, लेकिन अररिया की हम बात करेंगे। अररिया में क्या होना चाहिए? अररिया में देखिए, युवा पीढ़ी जो है MIM के सपोर्ट में है, मजलिस के सपोर्ट में है, लेकिन एक ख़ानदानी सिलसिला, सियासी सिलसिला वहाँ चलता है तस्लीमुद्दीन साहब का। वहाँ के बारे में तो अभी पंजोशश में है, यानी कि ये समझिए कि शक में है अभी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर MIM वहाँ से MIM पार्टी अगर कैंडिडेट देती है तो ख़तरा है कि बीजेपी आ जाए। तो यही डर की वजह से मुझे लगता है कि आला कमान ने वहाँ का फैसला नहीं किए हैं। लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि MIM को सपोर्ट करना है, जहाँ पर MIM पार्टी को यानी कमज़ोर है। जिस तरह से आप सीमांचल से बाहर ही या सीमांचल के अलग हट के जिस तरह अररिया की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर लोग किस तरह का फिर वहाँ पर वो करेंगे, मुजाहरा करेंगे? मैं उनसे ये कहता हूँ कि जहाँ मजलिस नहीं है वहाँ अगर बीजेपी को रोकना ही है तो RJD है, उसको समर्थन किया जाए। RJD का भी नज़रिया ठीक ही है जहाँ तक, एक हद तक, ये नहीं कहेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि जहाँ अपना बेटा मौजूद ना हो तो किसी के भी बेटे को बेटा कह करके पुकार सकते हैं। एक अदना सा मिसाल ये है कि जहाँ MIM लड़ रही है तो दलितों, बिछड़ों और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ अवैसी साहब के हाथ को मजबूत किया जाए। क्योंकि अक्सर इलेक्शन के टाइम में ये कहा जाता है कि बीजेपी सरकार, अपनी सरकार बनानी है, गठबंधन की सरकार बनानी है। ये बिल्कुल अपने जहन से बात निकाल दे कि हमें सरकार बनानी है। मुस्लिम या अक़लियत की ज़िम्मेदारी नहीं वो सरकार बनाए, बल्कि यूँ कहा जाए कि सरकार नहीं बल्कि हमें अपनी आवाज़ बनानी है। संसद या असम्बली जो है वो अंधेरी कोठरी है, या वो आपके हित में है या आपके ख़िलाफ़। वहाँ बिल या तो आपके मुआफ़िक पास होगा या तो आपके ख़िलाफ़ में पास होगा। कोई बिल अगर आपके ख़िलाफ़ पास हो तो वहाँ आपके नुमाइंदे होने चाहिए जो उस पर एक्शन लें। मिसाल लीजिए, अभी NRC है, 3 तलाक हैं,
थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं होते, एनआरसी की आवाज़ संसद से बाहर नहीं आती, असम्बली से बाहर नहीं आती। बिहार शरीफ की घटना को आप देखा है तो जिस तरह से अख्तर इमान साहब ने उठाया है वो सामने में है, बाकी सारे लोग बाद में उठाए ये आवाज़। यही तो खासियत है हमारा एमआईएम से सपोर्ट और एमआईएम के दिल में मोहब्बत का वजह यही है। कहीं भी भारत के किसी कोने में भी किसी पर जुल्म हो, ये नहीं सिर्फ मुसलमान पर, किसी भी बिछड़े पर जुल्म हो, सबसे पहली आवाज़ जो हक़ की आवाज़ उठती है वो मजलिस की तरफ से उठती है, असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से उठती है। चलिए, आपने आज हमें कीमती समय दिया, हमारे चैनल को दिया, आपका बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, कारी साबित अजीम साहब थे हमारे साथ, ख़ास तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और ख़ास तौर पर उन्होंने जो चर्चा की लगातार बिहार और देश